नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के पार्ट 2 को टॉपिक को कवर करेंगे और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने जो सो गुप्त वंश का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें जो सो हमने आपको बताया भी था कि हम जो सो अगले पार्ट में मतलब जब इस टॉपिक में लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम जो सो आपको बताए थे कि हम लोग जो सो पार्ट 2 में जो सो गुप्त वंश के टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे जो छूट गया था पार्ट 1 में उस लेक्चर को या फिर उस टॉपिक को जो सो हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने जो सो पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप जो सो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, तभी पार्ट 2 जो सो आपको समझ आएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो हमारा गुप्त वंश टॉपिक चल रहा है ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज के लिए चल रहा है, ठीक है ना कि मेंस के लिए। मेंस में आपका बहुत कम काम आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में जो सो ये बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जो सो इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो खुद से बनाए हुए हैं, जो खुद का हैंड रिटन नोट्स होता है। किसी कोचिंग या फिर किसी बुक्स का कोई नोट्स वगैरह नहीं होता है, कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं होता है। प्रिंटेड नोट्स में एक ये दिक्कत होता है कि वो जो सो आपका बहुत लॉन्ग होता है और वो आपको समझने के लायक नहीं होता है, ठीक है ना। और जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो खुद का लिखा हुआ होता है और वो सब जो सो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो सो उसको आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम के टाइम जो सो उसको आसानी से रिविजन कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स की एक अच्छी बात ये भी होती है कि जो हैंड रिटन नोट्स होता है उसमें सिर्फ वही बातें होती है या फिर जो हैंड रिटन नोट्स होता है उसमें सिर्फ उसी बातों को जो सो हम लोग ऐड करते हैं जो एग्जाम में पूछने के लायक होता है, ठीक है ना। और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें या फिर एक्स्ट्रा बातें जो सो उसमें ऐड नहीं करते। तो इसीलिए जो हैंड रिटन नोट्स को जो सो लोग यूपीएससी में प्रेफरेंस करते हैं। तो आप भी जैसे प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स को ही प्रेफरेंस कीजिएगा, ठीक है ना। और जो सो प्रयास कीजिएगा कि प्रीलिम्स के लिए खास करके जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो ही बनाइएगा। तो चलिए जैसो आज की वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के बाकी के टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले बताएं कि हमने जो सो पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तब जो बाकी के टॉपिक बच गए हमारे उसको जो सो आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एक टॉपिक इसमें हमारा रह गया था गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है ना, कि गुप्त काल का जो पीरियड है उसमें प्रशासन कैसे किया जाता था, ठीक है ना। प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन के नियम कानून क्या थे, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे। सबसे पहले जो सो हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन को देखेंगे और उसमें जो सबसे पहले हमारा आता है प्रांतीय प्रशासन, ठीक है ना, मतलब जो सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो देखिए शासन प्रणाली, ठीक है ना, शासन का प्रणाली कैसा था। तो जो हमारा हमारा गुप्त काल का शासन का प्रणाली था वो हमारा राजतंत्र था, ठीक है ना। कैसा था राजतंत्र, मतलब राजतंत्र का मतलब ये हुआ कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ठीक है ना। कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे राजा नहीं बनता था। जब एक राजा रिटायर्ड होता था या फिर किसी कारणवश उसकी जो सो शासन से बागडोर छूट जाती थी, हाथ जो सो उसी शासन से निकल जाती थी, तब जो सो अगला राजा जो सो उसका बेटा बनता था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता था राजा। तो ये था गुप्त काल का शासन प्रणाली की राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा का पुत्र ही राजा बनता था। फिर आता है कि राजा का अधिकार, ठीक है ना, कि राजा के पास क्या क्या राइट होते थे, क्या क्या जो सो उसके पास अधिकार होते थे। तो देखिए गुप्त काल के राजा के पास जो सो हमारा विधायी शक्ति भी होता था, कार्यपालिका शक्ति भी होता था, तथा जो सो न्यायिक शक्ति मतलब न्यायपालिका की शक्ति है वो भी जो सो हमारा राजा के पास ही होता था, ठीक ना, मतलब राजा के अधीन होता था ये तीनों शक्ति। और राजा जैसे चाहे इन तीनों का उपयोग कर सकती थी और इसके लिए कोई भी जो सो बाहरी शक्ति या फिर कोई जनता इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ठीक है ना। तो ये था राजा का अधिकार कि ये तीनों शक्तियां जो सो राजा की अधीन थी। राजा जो बोल देगा वो कानून बन जाएगा, राजा जो बोल देगा
वो जो सो कानून लागू हो जाएगा और राजा जो बोल देगा वही जो सो न्याय बन जाएगा। फिर देखिए बोला जा रहा है कि राजा जो सो हमारा धर्म शास्त्रों का सम्मान करते थे, ठीक ना? जो हमारे राजा होते थे गुप्त काल के, वो जो सो धर्म शास्त्रों का सम्मान करते थे, ठीक ना? लेकिन क्या बोल रहा है कि लेकिन उसके अधीन नहीं होते थे, ठीक ना? लेकिन धर्मशास्त्रों के अधीन नहीं होते थे। धर्मशास्त्र का जो सिद्धांत है उसका तो राजा सम्मान करते थे बिल्कुल, लेकिन उसके अधीन नहीं होते थे, ठीक ना? मतलब ये हुआ कि राजा जो सो धर्मशास्त्र को मानते थे, उसका सम्मान भी करते थे, लेकिन अगर धर्मशास्त्र बोले कि आप ऐसे चलो, वैसे चलो, आप सिर्फ यही करो, तो राजा वैसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि राजा जो सो उसके अधीन नहीं था, राजा उससे स्वतंत्र था, ठीक ना? तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजा जो सो उसके अधीन नहीं था, राजा धर्मशास्त्रों से स्वतंत्र था, लेकिन राजा धर्मशास्त्रों का सम्मान भी करता था। तो जो भी डिसीजन राजा लेगा वो जो सो धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं लेगा, ठीक ना? जो भी डिसीजन राजा लेगा वो जो सो सारे अपने अकॉर्डिंग लेगा, अपने मन के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है ना? धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं लेगा। फिर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो राजा की शक्ति का स्रोत है, ठीक ना? मतलब जो राजा की शक्ति का स्रोत है, तो राजा की शक्ति का स्रोत क्या-क्या था, ठीक ना? कि राजा के पास इतनी सारी शक्तियाँ कैसे थी, ठीक है ना? तो देखिए गुप्त काल में राजा का शक्ति का स्रोत क्या-क्या था, उसको जो सो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बड़ी सेना, ठीक ना? क्या बोला जा रहा है? बड़ी सेना। मतलब जो गुप्त काल है उसमें जो सो गुप्त वंश के राजाओं के पास जो सो सबसे बड़ी सेना थी, ठीक ना? तो ऐसा नहीं हो, ऐसा बात नहीं है कि सबसे बड़ी सेना थी। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी सेना जो सो हमारा मौर्य काल में थी, मौर्य काल के राजाओं के पास थी, ठीक ना? लेकिन अगर कोई लाइन आ जाएगा क्वेश्चंस में कि प्राचीन काल में जो सो गुप्तकालीन राजा के पास बड़ी सेना थी, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक ना? लेकिन एक लाइन ऐसा आ जाएगा कि प्राचीन काल में गुप्तकालीन राजा के पास सबसे बड़ी सेना थी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सेना जो सो हमारा किसके काल में थी, तो वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, मौर्य वंश के काल में थी, ठीक है ना? किसके काल में? मौर्य साम्राज्य के काल में। फिर देखिए बोला जा रहा है कि सेना कैसी थी, तो सेना हमारा चतुरंगिनी थी, ठीक है ना? मतलब 4 प्रकार थे इसमें। फिर आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे दुर्गीकरण किया गया था। तो ये जो दुर्गीकरण शब्द है, ये दुर्गीकरण किसका किया था? तो दुर्गीकरण जो सो हमारा किले का किया गया था, ठीक ना? मतलब जो दुर्गीकरण है वो दुर्गीकरण हमारा राजा के जो किले होते थे, ठीक है ना? राजा की जो सीमा होता था, राजा का जो मेन ऑफिस होता था, मतलब जो राजा का मेन जो सो हमारा भवन होता था, राजमहल होता था, उसका दुर्गीकरण किया जाता था। क्यों? क्योंकि तब इसलिए ताकि जो सो उसका महल जो सो सुरक्षित रह सके, उसकी सीमा जो सो सुरक्षित रह सके, ठीक ना? तो इसीलिए जो सो राजा जो सो उसका दुर्गीकरण करता था। तथा क्या बोला जा रहा है कि तथा जो सो राजा के पास गुप्तकालीन राजा के पास जो सो नौ सेना भी रही होगी, ठीक ना? तो ये अनुमान क्यों लगाया जाता है कि गुप्तकालीन राजा के पास नौसेना भी रही होगी? ये अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो जो गुप्त काल के राजाओं ने जो सो श्रीलंका पर भी चढ़ाई किया था, मतलब श्रीलंका पर भी विजय किया था, ठीक ना? और जो सो उसके साथ ही अन्य द्वीपों पर भी जो सो विजय प्राप्त किया था। तो इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि गुप्तकालीन राजा के पास जो सो हमारा नौसेना भी रही होगी, ठीक ना? तो ये था हमारे राजा की शक्ति का स्रोत। और फिर देखिए आगे राजा की शक्ति का स्रोत में क्या क्या बातें आती है। सो बोला जा रहा है कि मौर्यों की तुलना में जसो इसकी सेना सबसे छोटी, सॉरी, मौर्यों की तुलना में जसो इसकी सेना छोटी थी, ठीक ना? हम पहले ही बताए कि सबसे बड़ी सेना जो सो प्राचीन काल में मौर्य काल की थी, ठीक है ना? उसके बाद जो सो दूसरे नंबर पर आता है गुप्त काल का। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौर्यों की तुलना में इसकी सेना जो सो छोटी थी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि नौकरशाही जो सो बड़ी थी, ठीक है ना? नौकरशाही जो ये जो हमारा गुप्त काल का नौकरशाही वो जो सो हमारा बड़ा था, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौर्यों की तुलना में ये भी जो सो छोटी थी, ठीक ना? मतलब ये हुआ कि नौकरशाही प्राचीन काल में सबसे बड़ी हमारा जो सो मौर्य काल का ही मिलता है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि गुप्त काल की जो सो नौकरशाही वो बड़ी थी, तो ये बात सही हो जाएगी कि गुप्त काल की जो नौकरशाही थी वो भी बड़ी थी, लेकिन मौर्यों की तुलना में छोटी थी। तो आज तो बात को ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको जो सो ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है मंत्रिमंडल भी जो सो बड़ी थी, ठीक ना? जो गुप्त काल की मंत्रिमंडल थी वो भी हमारा बड़ी थी, लेकिन मौर्यों की तुलना में जो सो ये भी जो सो छोटी थी। तो सबसे बड़ी प्राचीन भारत में सबसे बड़ी मंत्रिमंडल किसकी थी? तो वो हमारा मौर्य काल की थी। और उसके बाद जो से दूसरे नंबर पर आता है, तो वो आता है हमारा गुप्त काल का, ठीक ना? मतलब गुप्त काल का भी जो मंत्रिमंडल है वो भी जो सो बड़ी थी, लेकिन मौर्यों की तुलना में छोटी ही थी। फिर बोला जा रहा है एक शब्द आएगा आपके पास जो सो अमात्य मंडल, ठीक ना? तो अमात्य मंडल का शब्द का उस टाइम जो सो गुप्त काल में क्या मतलब होता था? तो जो अमात्य मंडल है उस समय जो सो अमात्य मंडल का शब्द होता था, शब्द का अर्थ होता था कि इसमें जो सो महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे, ठीक ना? ये जो अमात्य मंडल है उसमें जो सो महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे,
तथा इसी से जो सो मंत्रिमंडल का निर्माण होता था, मतलब जो इसमें लोग होते थे, इसी लोगों में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता था, ठीक ना? तो याद रखिएगा कि जो अमात्य मंडल है, अमात्य मंडल में जो सो महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे और उन्हीं महत्वपूर्ण लोगों में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता था। फिर एक शब्द आएगा आपके पास, संधि विग्रही, ठीक है ना? कौन सा शब्द आएगा? संधि विग्रही। तो संधि विग्रही शब्द का मतलब होता था उस टाइम विदेश मंत्री, ठीक है ना? संधि विग्रही शब्द का मतलब क्या होता था? विदेश मंत्री। और उस टाइम जो सो विदेश मंत्री कौन था? तो उस टाइम जो सो समुद्रगुप्त के विदेश मंत्री या फिर संधि विग्रही मंत्री थे हमारा हरिसेन, ठीक है ना? कौन थे? हरिसेन, जिसका पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख भी आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है ना? कि संधि विग्रह का मतलब क्या होता है? तो संधि विग्रह का मतलब होता है विदेश मंत्री। और जो हमारा गुप्त काल है, तो गुप्त काल में जो सो संधि विग्रह मंत्री कौन था? तो संधि विग्रह मंत्री गुप्त काल में हरिसेन था, और ये जो सो हमारा समुद्रगुप्त के शासन काल में था। फिर बोला जा रहा है कुमार मायते, ठीक ना? तो कुमार मायत का मतलब क्या होता है? तो कुमार मायत का मतलब होता है कि ऐसा पदाधिकारी जो जिसकी नियुक्ति जो सो केंद्र, राज्य और जिला तीनों स्तर पर होती थी, ठीक ना? तो कुमार मत का मतलब क्या होता है? कुमार मत का मतलब ऐसा अधिकारी या फिर ऐसा पदाधिकारी जिसकी नियुक्ति केंद्र, अभी मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों स्तरों पर होती थी। जैसे आज के जमाने में, आज की जो मॉडर्न इंडिया, उसमें जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं आईएएस का, ठीक ना? एक आईएएस का स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है, ठीक ना? राज्य चाहे तो अपने पास रख सकती है, उसको जो सो जिला के पास भी भेज सकती है, उसको जो सो ब्लॉक के पास भी भेज सकती है, उसको जो सो केंद्र लेवल पर भी भेज सकती है, ठीक ना? तो ध्यान में रखिएगा कि जो कुमार मात है वो ऐसा अधिकारी होता था, ऐसा पदाधिकारी होता था जिसको जो सो तीनों स्तरों पर कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता था। फिर एक शब्द आएगा आपके पास, भट्टास्वर पति, ठीक ना? कौन सा शब्द आएगा? भट्टास्वर पति। तो भट्टास्वर पति का मतलब होता था उस टाइम घुड़सवारी विभाग का प्रधान, ठीक ना? तो भट्टास्वर पति कौन था? तो भट्टास्वर पति जो सो हमारा घुड़सवारी विभाग का प्रधान था उस टाइम, किस टाइम में? गुप्त काल में। फिर शब्द आएगा पीलूपति। तो पीलूपति कौन था? तो पीलूपति हमारा हाथी विभाग का प्रधान था। तो याद रखिएगा कि हाथी विभाग का प्रधान कौन था? तो हाथी विभाग का प्रधान हमारा पीलूपति होता था। फिर एक शब्द आएगा चटभट। कौन सा शब्द? चटभट। तो चटभट जो सो उस टाइम जो सो कांस्टेबल लेवल का अधिकारी होता था। कांस्टेबल लेवल के अधिकारी को क्या बोला जाता था उस टाइम? तो उस टाइम जो सो चटभट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चटभट। तो ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेबल लेवल के अधिकारी को जो सो उस टाइम चटभट बोला जाता था। फिर एक शब्द आएगा आपके पास, दंडपाशिक। कौन सा शब्द? दंडपाशिक। तो इस शब्द का मतलब उस टाइम होता था कि ये जो शब्द है, तो इसका मतलब जो सो क्या है? ऐसा जो सो इतिहासकार इस शब्द के मतलब में या फिर व्याख्या में जो सो एकमत नहीं है, ठीक ना? मतलब बहुत से इतिहासकार आपको ऐसे मिलेंगे जो इस शब्द का मतलब कुछ-कुछ अलग निकाल देते हैं, ठीक ना? ये इतिहासकार कुछ बता देते हैं, ये इतिहासकार कुछ बता देंगे, फिर दूसरा जो सो इस शब्द का मतलब कुछ और ही बता देंगे। तो इसीलिए इस शब्द के व्याख्या में जो सो इतिहासकार जो सो एकमत नहीं है, मतलब जो सो बहुमत है, ठीक ना? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इसका मतलब जो सो शायद मजिस्ट्रेट होता होगा, ठीक ना? क्या होता होगा? मजिस्ट्रेट या फिर आईपीएस होता होगा इस शब्द का मतलब। ये दोनों जो सो इसका मतलब होता होगा। फिर एक शब्द आएगा कंटकाशोधन। तो कंटकाशोधन जो सो हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में पढ़ चुका है कि इसमें जो सो आपराधिक मामला आता था, ठीक ना? मतलब आपराधिक जो मामले होते थे, इसमें जो सो इसी को बोला जाता था कंटकाशोधन। फिर एक शब्द आता था धर्मस्थली, और इसको जो सो दीवानी बोला जाता था, ठीक ना? दीवानी मामले इसमें आते थे, जैसे पैसा मारपीट, सॉरी पैसा जमीन वगैरह, ठीक ना? फिर एक शब्द आएगा कि न्याय का स्रोत जो सो वहाँ पे गुप्त काल में क्या था, ठीक ना? कि जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल में हमारा न्याय का स्रोत क्या-क्या था, ठीक ना? न्याय के प्रमुख स्रोत क्या थे गुप्त काल में? तो देखिए न्याय का प्रमुख स्रोत कौन थे? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका कि सभी अधिकार जो सो राजा के पास थे। लेकिन इसके स्रोत क्या थे? तो देखिए इसके स्रोत जो सो विधान थे। क्या थे? राजा के कानून, ठीक ना? तो राजा जो सो अपने कानून के अनुसार ही जो सो न्याय करते थे। फिर बोला जा रहा है राजकीय आदेश, ठीक ना? मतलब जो राजा का आदेश होता था वही जो सो पूर्व जो राजकीय आदेश है, वही जो सो हमारा अदालत के लिए आधार होता था, ठीक ना? मतलब जैसा राजा आदेश देता था, वही जो सो अदालत के लिए आधार होता था, और अदालत जो सो उसी के आधार पर जो सो अपना फैसला सुनाता था, न्याय देता था। किसके आधार पर? राजा के आदेश पर, या फिर राजा का विधान, ठीक ना? मतलब राजा जो कानून बनाता था, उसी के आधार पर जो सो न्याय होता था, ठीक ना? तो राजा जो सो आदेश भी देता था, राजा कानून भी बनाता था, ठीक ना? और एक होता है संविदा। तो इसके आधार पर भी जो सो फैसला दिया जाता था, किसके आधार पर? संविदा के आधार पर भी। फिर आगे कि गुप्त काल में जो अधिकारी है, तो गुप्त काल में जो अधिकारी है, तो गुप्त काल के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी, ठीक है ना? गुप्त काल के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी?
तो गुप्त काल में जो अधिकारी होते थे, गुप्त काल के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? तो वो जो सो हमारा राजा करते थे। कौन करते थे? राजा करते थे। ठीक है ना? और राजा जो सो उस अधिकारियों की कहीं भी स्थानांतरण कर सकते थे और किसी भी टाइम कर सकते थे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि अधिकारियों की नियुक्ति तो राजा भी करते थे, लेकिन उसका स्थानांतरण भी जो सो राजा कहीं भी कर सकते थे। ठीक है ना? और गुप्त काल में जो अधिकारी होते थे, उसका वेतन कैसा होता था? तो उसका वेतन जो सो नगद होता था। ठीक है ना? मतलब कैश दिया जाता था। ठीक है ना? हैंड टू हैंड कैश दिया जाता था। लेकिन जो गुप्त वंश के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो नगद वेतन है, ये दोस्तों इस परंपरा की शुरुआत, सॉरी, जो परंपरा है, इसकी परंपरा दोस्तों बंद हो जाती है। किस काल में? गुप्त वंश के बाद। तो गुप्त वंश तक ही दोस्तों आपको नगद वेतन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसके बाद दोस्तों आपको नगद वेतन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है ना? जो हमारा गुप्त काल है, उसमें दोस्तों साम्राज्य को किस में बांटा गया था? उस साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, राज्यों में बांटा गया था। ठीक है ना? अब देखिए उस टाइम जो प्रांत होते थे, उसको प्रांत तो जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल में प्रांत को क्या बोला जाता था? तो गुप्त काल में जो प्रांत को भोक्ति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भोक्ति। याद रखिएगा कि गुप्त काल में प्रांत को क्या बोला जाता था? तो गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति बोला जाता था। फिर आगे की भुक्ति के अधिकारी। ठीक है ना? भुक्ति के अधिकारी को क्या बोला जाता था? यानी प्रांत के अधिकारी को क्या बोला जाता था? प्रांतपति। ठीक है ना? यानी उपरिक अधिकारी, उपरिकपति। फिर आता है कि उपरी जो होता था, उसकी नियुक्ति कौन करता था? तो उसकी नियुक्ति जो सो राजा स्वयं करते थे। इसकी नियुक्ति उपरी की नियुक्ति। ठीक है ना? फिर आता है कि मौर्य काल में जो सो उपरी की सहायता करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति जो सो राजा स्वयं करते थे। ठीक है ना? मतलब जो उपरी होते थे, उपरी जो सो मैन होते थे। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो सो मान लेते हैं कि अभी जो सो हमारा एक सीएम है। ठीक है ना? तो सीएम जो सो पूरा कंट्रोल जो सो खुद से नहीं ना कर सकता है। सीएम की हेल्प के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो सीएम की हेल्प के लिए देखिए कितने सारे अधिकारी होते हैं, कितने सारे मंत्रिमंडल होते हैं, कितने सारे अधिकारी होते हैं। ठीक है ना? कितने सारे जो सो आपको छोटे छोटे पदाधिकारी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो छोटे छोटे पदाधिकारी होते थे सीएम की हेल्प के लिए, उसकी नियुक्ति सीएम खुद भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं। ठीक है ना? जैसा भी हो वैसा करते हैं। तो इसी तरह से जो यूपरी अधिकारी होता था, इसकी सहायता के लिए जो सो छोटे छोटे अधिकारीगण भी होते थे। ठीक है ना? तो उन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते थे? तो उन छोटे छोटे अधिकारियों की नियुक्ति जो सो हमारा मौर्य काल है, उसमें जो सो राजा स्वयं करते थे। ठीक है ना? मौर्य काल में ऊपरी यूपरिक अधिकारी की सहायता करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति जो सो राजा स्वयं करते थे। लेकिन जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल में यूपरिक की सहायता करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति जो सो यूपरिक स्वयं करते थे। ठीक है ना? कौन करते थे? यूपरिक जो सो स्वयं करते थे। ठीक है ना? याद रखिएगा। गुप्त काल में यूपरिक जो सो अपने सहायक अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करते थे, और जो मौर्य काल है उसमें ऊपरी ऊपरी के सहायक अधिकारियों की नियुक्ति जो सो राजा करते थे। यही दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो सो फंसाया जा सकता है। फिर आता है विषय। ठीक ना? तो विषय उस टाइम किसको बोला जाता था? तो गुप्त काल में विषय का मतलब होता था जिला। ठीक ना? विषय का मतलब क्या होता था? जिला। और इसको जो सो विषयपति बोला जाता था, मतलब जिलापति बोला जाता था, जिला अध्यक्ष बोला जाता था। और मौर्य काल में क्या बोला जाता था जिला को? तो मौर्य काल में जिला को आहार बोला जाता था। फिर आता कि विषय पति का जानकारी जिसको कहाँ से मिलता? तो विषय पति का जानकारी कुमार गुप्त के दामोदरपुर अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि मौर्य काल में जो विषयपति है उसकी नियुक्ति जो सो राजा करते थे। ठीक है ना? जो मौर्य काल में विषयपति होते थे, मतलब आज के जमाने में आप जो सो उसको डीएम बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो मौर्य काल में जो विषयपति होते थे उसकी नियुक्ति जो सो राजा करते थे। लेकिन जो हमारा गुप्त काल में विषयपति होता है, उसकी नियुक्ति जो सो यूपरी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो गुप्त काल में यूपरी तो जो गुप्त काल है उसमें जो सो विषयपति की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो उसमें जो सो हमारा यूपरी कर रहे हैं। लेकिन जो मौर्य काल है उसमें जो सो विषयपति की नियुक्ति राजा कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है कि जो हमारा ग्रामीण शासन है, ठीक है, तो ग्रामीण शासन को उस टाइम क्या बोला जाता था? तो ग्रामीण शासन को उस टाइम बोला जाता था महात्तर। ठीक है ना? क्या बोला जाता था? महात्तर, मतलब ग्राम प्रधान जो होता था। महात्तर ही जो ग्राम प्रधान होता था। यहाँ से एक शब्द, यहाँ से जो ये जो महातर शब्द है, ग्रामीण शासन को क्या बोला जाता था? तो महातर, तो यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ के रखा है कि ग्रामीण शब्द का मतलब क्या होता था गुप्त काल में? तो इसका मतलब होता था महातर, ग्राम प्रधान। अब नेक्स्ट बार हो सकता है कि ये पूछ देगा कि जो महातर होता था, महातर कैसा होता था? ठीक ना? इलेक्टेड होता था या फिर नॉमिनेटेड होता था? तो देखिए ये जो हमारा महातर है वो जो सो जनता द्वारा निर्वाचित होता था, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो महातर कैसा होता था? तो महातर हमारा जनता द्वारा निर्वाचित होता था। फिर आता है विधि। तो ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल में विधि का मतलब क्या होता था? तो विधि का मतलब होता था जिला के ऊपर का एक प्रशासनिक इकाई। ठीक है ना? जिला के ऊपर क्या हो सकता है? जिला के ऊपर में आज जो सो आप देख सकते हैं कि स्टेट हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन उस टाइम हो सकता है कुछ और भी होता होगा।
तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि विधि किसको बोला जाता था, तो विधि जो सो जिला के ऊपर का प्रशासनिक इकाई होता था। फिर बोला जा रहा है मौर्य शासन जो सो गुप्तों से ज्यादा केंद्रीकृत था, ठीक ना। जो मौर्य साम्राज्य है, जो मौर्य शासन है वो जो सो हमारा गुप्त शासन से ज्यादा केंद्रीकृत था, मतलब ज्यादा जो सो बटा हुआ था, ठीक है ना, नीचे नीचे लेवल तक। अब आगे आता मुद्दा कि जो गुप्त काल है उसका राजस्व व्यवस्था की कैसी थी, ठीक है ना, राजस्व व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल की। तो देखिए राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे बड़ा भाग क्या था, तो उस टाइम जो सबसे बड़ा भाग जो हमारा भू राजस्व था, ठीक है ना, किसका, राजस्व का। और क्या क्या भाग था राजस्व का, तो देखिए कृषि था, उद्योग था, व्यापार था, इन सभी से जो सो राजा को राजस्व प्राप्त होता था। फिर एक आता है भोग, ठीक ना, मतलब राजा को उपहार से भी जो सो राजस्व प्राप्त होता था। कोई कोई जो सो लोग जो सो उसको उपहार देते थे, उससे भी जो सो राजा को उपहार प्राप्त हो जाता, सॉरी उससे भी जो सो राजा को राजस्व प्राप्त हो जाता था। फिर हिरण्य, ठीक ना, कौन सा, हिरण्य। तो हिरण से भी जो सो राजा को नगद कर मिलता था, ठीक ना। तो हिरण का मतलब क्या होता था, हिरण का मतलब, हिरण्य का मतलब होता है नगद कर, ठीक ना, मतलब नगद कर। फिर आता उद्रंग, ठीक ना। तो उद्रंग शब्द का मतलब क्या होता है, तो उद्रंग शब्द का मतलब होता है सिंचाई के ऊपर लगने वाला कर, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि गुप्त काल में उद्रंग शब्द का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सिंचाई के ऊपर लगने वाला कर को बोला जाता है उद्रंग। फिर एक शब्द आएगा विष्टि, तो विष्टि का मतलब क्या होता है, तो विष्टि का मतलब होता है बेगार, ठीक ना, बेगारी, मतलब कार्य कार्य करा लेने के बाद भी जो सो उसको उसका वेतन नहीं देना, ठीक ना। फिर एक आता है तरिक, तो तरिक का मतलब क्या होता है, तो तरिक का मतलब होता था तट कर, ठीक ना, मतलब जो समुद्र का तट होता है, नदी का तट तट होता है, उसी उसी का कर, ठीक ना, उसी का तट का कर, वही बोला जाता है तट कर। फिर चलिए अब जैसे हम लोग गुप्त काल के आर्थिक जीवन की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, कि उसका आर्थिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक जीवन में जाने से पहले जो सो उसकी कृषि की व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है ना, कि गुप्त काल की कृषि स्थिति और क्या क्या जो सो वहाँ पे देखने को मिलता है कृषि में। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि जो सो कृषि योग भूमि के लिए भूमि अनुदान का विस्तार हुआ, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, कृषि योग भूमि के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, कृषि योग भूमि के लिए जो सो भूमि अनुदान का विस्तार हुआ, ठीक है ना। किसका विस्तार हुआ, भूमि अनुदान का, और किसके लिए हुआ हुआ, तो ये हमारा कृषि योग भूमि के लिए हुआ, ताकि जो सो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो सो फसल का उपजाऊ उपजाऊ किया जा सके। फिर बोला जा रहा है कि ज्यादा अनुदान जो सो राजा किसको देता था, तो बोला जा रहा है कि ज्यादा अनुदान जो सो बंजर भूमि दिया जाता था, ठीक ना, मतलब सबसे ज्यादा अनुदान जो सो बंजर भूमि को दिया जाता था। फिर बोला जा रहा है कि कर मुक्त भूमि का अनुदान में भी दी गई, ठीक ना, मतलब जिस भूमि पर कोई भी टैक्स नहीं होता था वैसा भूमि जो सो राजा भी अनुदान में देता था, ताकि जो सो लोग उससे अपनी जीवन निर्वाह कर सके और उससे जो सो फसल उत्पादन कर सके। फिर बोला जा रहा है हालांकि सभी अनुदानों की शर्तें एक जैसी नहीं थी, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है कि हालांकि सभी अनुदानों, ये जितने भी तरह की भूमि के अनुदान दिया जा रहा है, उन सभी की शर्तें जो सो एक जैसी नहीं थी, कुछ कुछ की शर्तें अलग भी रही हुई, ठीक ना, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है पराशर, पराशर स्मृति में जो इस दौर की कृषि से संबंधित प्रमाण मिलता है, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है कि पराशर स्मृति में जो सो इस दौर की कृषि से संबंधित प्रमाण मिलता है। तो पूछा जाएगा कि किस स्मृति से जो सो गुप्त काल की कृषि की जानकारी मिलता है, तो किस स्मृति से मिलती है, तो वो हमारा पराशर स्मृति से मिलता है। फिर बोला जाएगा शास्त्रों में जो सो सिंचाई के कार्य को पुण्य कार्य माना गया, ठीक है ना, किसमें माना गया, शास्त्रों में। तो याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो हमारा शास्त्र में, उस काल में जो शास्त्र का जो मान्यता है कि सिंचाई का कार्य अगर कोई करता है तो वो जो सो पुण्य का कार्य माना गया है, ठीक ना, और इसीलिए और इसे ही जो सो पूर्ण धर्म भी कहा गया, ठीक ना, किसको, सिंचाई के कार्य को। फिर बोला जा रहा है आपदा धर्म, ठीक ना, तो आपदा धर्म का मतलब क्या होता है, तो आपदा धर्म को ही बोला जाता है आपातकालीन धर्म, ठीक ना, मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तब जो सो उस टाइम जो सो सभी वर्ण के लोग जो सो एक साथ कार्य करेंगे, ठीक ना, मतलब ब्राह्मण वर्ण के भी लोग, क्षत्रिय वर्ण के भी लोग, शूद्र वर्ण के लोग भी, और वैश्य वर्ण के भी लोग, मतलब सभी वर्ण जो सो मिलकर एक साथ काम करेंगे, किस टाइम, आपदा के टाइम, विपत्ति के टाइम, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जो सो इसका उद्योग की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, कि इसका उद्योग कैसा था, गुप्त काल का उद्योग कैसा था। तो देखिए बोला जा रहा है उद्योगों का विकास हो रहा था, किसका, गुप्त काल का। फिर बोला जा रहा है धातु उद्योग उन्नत था, ठीक है ना, कौन सा उद्योग, धातु धातु उद्योग उन्नत था। और ये कैसे पता चलता है, तो ये जो आपको पता चल जाएगा दिल्ली का मेहरौली का दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है उसको जो देखकर पता चल जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि आप देखते होंगे कि दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है वो जो सो अभी भी बिल्कुल जैसे के तैसे ही खड़ा है, ठीक ना, और कुछ भी नहीं हुआ, और कितने साल पुराने होंगे आप खुद भी जो सो सोच सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा धातु उद्योग है वो जो सो हमारा उन्नत था, किस काल का, गुप्त काल का। फिर बोला जा रहा है रेशम उद्योग भी उन्नत था, पत्थर उद्योग भी उन्नत था, सोने के सिक्के के उद्योग भी उन्नत थे, ठीक ना, ये सभी उद्योग जो सो हमारा उन्नत थे। अब चलिए हम लोग जो सो गुप्त काल के व्यापार की तरफ चलते हैं, किसके तरफ, व्यापार की तरफ, ठीक ना, कि व्यापार उसका कैसा था और व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देशी तथा विदेशी दोनों व्यापारों में वृद्धि नजर आती है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि देशी तथा विदेशी दोनों व्यापारों में वृद्धि नजर आती है। अब बोला जा रहा है कि देशी व्यापार में कौन से देश, सॉरी, देशी व्यापार में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो देखिए देशी व्यापार में जो हमारा नॉर्थ और साउथ का बढ़ता हुआ संपर्क था, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण भारत का बढ़ता हुआ संपर्क आपको देखने को मिलेगा किस काल में, गुप्त काल में। फिर बोला जा रहा है विदेशी व्यापार में, ठीक ना, तो विदेशी व्यापार में कौन कौन सा शामिल था। तो विदेशी व्यापार में हमारा रोम साम्राज्य था, मध्य एशिया था, चीन था, साउथ ईस्टर्न एशिया था, ठीक है ना, ये सारे जगहों से जो सो गुप्त काल में जो सो विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है, ठीक ना, और इन सभी जगहों से जो सो व्यापार हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है चीन और साउथ ईस्टर्न एशिया से, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है, चीन और साउथ ईस्टर्न एशिया से जो हमारा व्यापार है उसमें जो सो वृद्धि हुआ, ठीक ना, किसमें, चीन और साउथ ईस्टर्न एशिया से, किस काल में, गुप्त काल में, कि यहाँ से जो सो व्यापार में वृद्धि हो रही है। फिर बोला जा रहा है छठी सदी तक आते आते जो सो रोम से व्यापार में कमी हुई, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है कि छठी सदी के आते आते जो सो रोम से व्यापार में कमी हो गई, क्यों, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो सो उस टाइम जो सो टूट गया था, ठीक ना, क्या हुआ था, तो रोमन साम्राज्य जो सो उस टाइम टूट गया था। इसी कारण जो सो पश्चिमी भारत में, जो पश्चिमी भारत है उसमें जो सो रेशम के उद्योग थे वो जो सो पतन हो गया, ठीक ना, जो पश्चिम भारत के रेशम का उद्योग था उसका भी जो पतन हो गया, क्यों, क्योंकि रोमन साम्राज्य टूट गया तो उसका जो सो रेशम का जो उद्योग था वो कैसे चलेगा। फिर देखिए ब्याज दर, ठीक ना, तो ब्याज दर वही है जो मौर्योत्तर काल का था, ठीक ना, और ये जो ब्याज दर है वो जो सो हमारा धर्म शास्त्रों के अनुसार, ठीक ना, किसके अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, कि 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, ठीक ना, मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होगा। तो यही था हमारा मौर्योत्तर काल का भी, और यही यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक ना, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए सामाजिक जीवन, ठीक ना, किसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले जो हम लोग वर्ण व्यवस्था की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, किसके तरफ, वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे क्या प्रमाण मिलता है। तो देखिए बोला जा रहा है वर्ण व्यवस्था का प्रसार जो सो हो रहा था, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था का प्रसार जो सो यहाँ पे हो रहा था। और ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्रसार कैसे हो रहा था, क्योंकि इसलिए हो रहा था क्योंकि अनार्य लोगों का, ठीक है ना, मतलब जो आर्य लोग थे उसका प्रसार जो सो अनार्य क्षेत्रों में हो रहा था, इसीलिए जो सो आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था, और इसीलिए जो सो वर्ण व्यवस्था का भी जो सो प्रसार होता है। फिर बोला जा रहा है इसी काल में जो सो शूद्र का कृषक के रूप में विकास हो रहा था, ठीक ना, मतलब जो शूद्र वर्ण के लोग थे, शूद्र वर्ण के लोग थे, उसका विकास किस रूप में हुआ, तो उसका विकास जो सो कृषक के रूप में हुआ, ठीक ना, पूछा जाएगा कि शूद्र वर्ण का विकास जो सो कृषक के रूप में विकास किस वंश में मिलता है, ठीक ना, तो वो जो सो आपको गुप्त वंश में देखने को मिलेगा कि शूद्र का विकास जो सो आपको कृषक के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक ना, और इसका जो सो इसका ये जो इसको प्रोत्साहन है वो कैसे मिल रहा था, तो इसका जो सो भूमि अनुदान से जो सो इसको बल मिला, ठीक ना, किसको, इस काल में जो कृषि का विकास हुआ शूद्रों को, ठीक ना, तो भूमि अनुदान से जो सो इसको बल भी मिला। फिर बोला जा रहा है कि विदेशी यात्रियों ने, ठीक ना, क्या बोला जा रहा है कि विदेशी यात्रियों ने भी जो सो हमारा शूद्रों की पहचान कृषक के रूप में किया, ठीक ना, किसके रूप में किया, कृषक के रूप में। तो देखिए जो हमारे विदेशी थे इस काल के, विदेशियों ने भी जो सो शुद्र वर्ण के लोगों को कृषक के रूप में ही पहचाना है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जाति व्यवस्था इस काल की कैसी थी, ठीक ना, कौन सी व्यवस्था, जाति व्यवस्था। तो देखिए बोला जा रहा है जाति का भी विस्तार हो रहा था, जाति का भी प्रसार होता है, ठीक ना। अब जब आर्य क्षेत्रों का, आर्य संस्कृतियों का प्रसार होगा तो जाति का भी प्रसार होगा, ऑब्वियसली सी बात है। फिर बोला जा रहा है गुप्त काल में जाति के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो गुप्त काल में जाति के प्रसार का सबसे बड़ा कारण था आर्य संस्कृति का प्रसार, ठीक ना। जो गुप्त काल है उसमें जाति का प्रसार कैसे हुआ था, गुप्त काल में सबसे बड़ा जाति का प्रसार का कारण यही था कि उसमें जिसको आर्य संस्कृति का प्रसार जो तेजी से होता है, ठीक ना, किससे होता है, तेजी से। क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये जो गुप्त काल है उसमें जो ब्राह्मण धर्म को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म को ज्यादा वरीयता प्राप्त थी। तो इसीलिए जो सो यहाँ पे वर्ण का जो सो जो जो आर्य संस्कृति था उसको जो सो ज्यादा बल मिला, और इसी से जो सो जाति का जो सो प्रसार हुआ। फिर बोला जा रहा है कई नवीन जातियों का भी विकास हुआ, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, कई नवीन जातियों का भी विकास हुआ,
मतलब इस काल में जैसे आपको बहुत सारी नई जातियों को अभी विकास देखने को मिलेगा। फिर बोला जा रहा है अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी जो सो जाति का जो एक प्रमुख कार्य होता है, ठीक है ना। ये जो विवाह की प्रक्रिया थी अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इस कारण से भी जो सो जाति का विकास हुआ। फिर बोला जा रहा है अस्पृश्यता का भी प्रमाण मिलता है। किस काल में? गुप्त काल में। तो देखिए गुप्त काल में जो सो आपको अनटचेबिलिटी का भी जो प्रमाण मिलेगा। फिर बोला जा रहा है इसी काल में जो सो पहली बार डोम जाति का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। किसका प्रमाण मिलता है? डोम जाति, ठीक है ना। और ये जो डोम जाति के लोग होते हैं उसको जो सो आज के समाज में अस्पृश्य लोग माने जाते हैं, ठीक है ना। क्या माना जाता है? अस्पृश्य जाति का लोग माना जाता है। तो याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग जो सो गुप्त काल का नगरीय जीवन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। किसकी तरफ? नगरीय जीवन की तरफ। तो देखिए बोला जा रहा है नगरों का प्रसार होता है, ठीक है ना। तो नगरों का प्रसार ओबियसली होगा, जैसे जैसे समाज का विकास होगा, जैसे जैसे संस्कृति का फैलाव होगा तो नगरों का विकास होगा। फिर बोला जा रहा है नगरीय जीवन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो नगरीय जीवन की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारा था कामसूत्र किताब। कौन सा किताब? कामसूत्र किताब। फिर बोला जा रहा है आम आदमी की जानकारी का स्रोत, ठीक है ना। जो आम आदमी है उसकी जानकारी का स्रोत क्या था? तो वो हमारा मृच कटिकम था। बाघ, और जो बाघ की गुफा है उसमें जो आपको पेंटिंग मिलेगा, ठीक है ना। उस पेंटिंग से भी जो आपको आम लोगों की जानकारी मिलती है। अब चलिए हम लोग जो दास की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। किसकी तरफ? दास की। मतलब जो गुप्त काल के दास हैं उन दासों की स्थिति कैसी है? तो चलिए दासों की स्थिति को भी देख लेते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है नारद स्मृति में हमें जिसको 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। तो किस स्मृति से 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है? तो वो हमको जो नारद स्मृति से मिलता है, ठीक ना। मतलब नारद स्मृति से हमको जो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, तथा इसी में जो दासता से मुक्ति का भी विधान बताया गया, ठीक है ना। किसमें? नारद स्मृति में। इसमें जो 15 प्रकार की दास दास के प्रकार का प्रमाण मिलता है, और इसी में जो दासता से जो मुक्ति का विधान मिलता है, ठीक ना, कि आप जो किस प्रकार जो दास से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे विधि थे, ठीक ना। कि एक विधि ये भी थी कि अगर कोई महिला जो अपने मालिक से जो किसी संतान को जन्म दे देगी, तब जो वो महिला जो उसे छुटकारा पा जाती थी, ठीक ना। और वो जो संतान होता था वो संतान भी जो दास से मुक्त हो जाता था। तो ये एक विधि ये भी था, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है दास की मंडी भी होती थी, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? कि दास की मंडी भी होती थी जहां पर जो उनकी खरीद बिक्री होती थी। तो ये थी दासों की स्थिति, ठीक ना। अब चलिए हम लोग जो महिलाओं की तरफ चलते हैं, ठीक ना। किसकी तरफ? महिलाओं की तरफ। तो दास हो गया। तो अब चलिए हम लोग महिलाओं की तरफ देख लेते हैं, ठीक है ना। कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है, ठीक ना। तो देखिए अगर महिला की स्थिति की तरफ चलेंगे तो राजा अपनी पत्नी से किस चीज की कामना करेगी? संतान की। और वो संतान कैसा होगा? मतलब लिंग में कैसा होगा? तो देखिए जो हमारा याज्ञवल्क्य है, तो याज्ञवल्क्य बताता है कि याज्ञवल्क्य बता रहा है कि इसमें जो विदुषी पुत्री की भी कामना की गई, ठीक है ना। मतलब सिर्फ पुत्र की ही कामना नहीं की गई एक स्त्री से, उससे जो एक विदुषी पुत्री की भी कामना की गई, ठीक है। इससे इस पुत्री की विदिशी विदुषी पुत्री की भी कामना की गई। फिर बोला जा रहा है कि शिक्षा, ठीक है ना। तो महिलाओं की शिक्षा का क्या प्रमाण मिलता है आपको? तो यहाँ पे देखिए महिलाएं जो महिलाएं थी वो महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र पढ़ सकती थी। किस काल की? गुप्त काल की। लेकिन जो वो वेद का अध्ययन नहीं कर सकती थी, ठीक ना। धर्मशास्त्र के अनुसार जो महिलाएं तथा शूद्र वर्ण के लोग जो वेद का अध्ययन नहीं कर सकती थी, ये जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है। फिर बोला जा रहा है कि विवाह, तो विवाह के 8 प्रकार थे जो हमारा मौर्यतर काल और जो मौर्य काल में चल रहा था, ठीक ना। तो विवाह का यही 8 प्रकार था, उसी टाइम से चला आ रहा है, ठीक ना। फिर आता है कि सार्वजनिक जीवन में जो राज परिवार की महिलाएं थी वो जो हमारा भूमिका निभा रही थी, ठीक ना। तो सार्वजनिक जीवन में कौन सी महिला भूमिका निभा रही थी? तो सार्वजनिक जीवन में जो हमारा राज परिवार की महिलाएं भूमिका निभा रही थी। याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है कि धर्मशास्त्र में विधवा विधवा को विवाह की अनुमति नहीं थी, ठीक ना। तो विधवा को विवाह की अनुमति कहाँ पर नहीं दी गई? तो वो जो हमारा धर्मशास्त्र में है, ठीक है ना। कि धर्मशास्त्र बताता है कि विधवा को विवाह नहीं करना चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि प्रभावती, ठीक है ना। जो हमारा प्रभावती जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, कौन है? ये जो प्रभावती गुप्त है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी है। और जो प्रभावती गुप्त है इसका विवाह जो वाटक वाट वाकटक वंशी राजा से हुआ, ठीक है ना। किससे हुआ? वाकटक वंशी राजा से हुआ, ठीक है ना। किसका? प्रभावती गुप्त का विवाह जो वाकटक वंशी राजा से हुआ। और जो प्रभावती गुप्त का अभिलेख है
मतलब जो प्रभावती गुप्त का अभिलेख है उससे हमको यह जानकारी मिलती है कि जो गुप्त वंशी राजा थे, ठीक है ना, मतलब जो गुप्त काल के राजा थे वो जो सो हमारा ब्राह्मण वर्ण के थे, ठीक है ना, कौन से वर्ण के, यानी ब्राह्मण जाति के लोग थे। और इसका गोत्र था घरण, ठीक है ना, इसका गोत्र क्या था, तो गोत्र घरण था और जाति ब्राह्मण था। एक किस अभिलेख से जानकारी मिलता है, किसके अभिलेख से, प्रभावती के गुप्त अभिलेख से, सॉरी प्रभावती गुप्त के अभिलेख से जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग जो सो गुप्त कालीन संस्कृति की तरफ चलते, ठीक है ना, कि गुप्त काल की संस्कृति कैसी थी, ठीक है ना। तो चलिए गुप्त काल की संस्कृति की तरफ हम लोग मोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि संस्कृतियों के आधार पर ही जो सो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। एक डिबेट आता है हर बार की गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, कि वाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो जनरली जो ये मेंस का सवाल है, ठीक है ना, उसमें डिबेट किया जाता है। लेकिन आपको इंटर यहाँ प्रीलिम्स में जो सो इसमें नहीं फंसना है। जनरली आपको याद रखना है कि इसमें जो सो सांस्कृतिक उपलब्धियों को जो सो हासिल कर लेता है, ठीक है ना, मतलब जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसने जो सो प्रचुर मात्रा में हासिल कर लिया था, ठीक है ना, इसीलिए जो सो इसको जो सो स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया का। ये जो हमारा शिक्षा का केंद्र था गुप्त काल में वो हमारा मठ था, विहार था, मंदिर था और ब्राह्मण था। ये था हमारा शिक्षा का। अब चलिए हम लोग जो सो धर्म दर्शन की तरफ चलते, ठीक है ना, मतलब जो गुप्त काल है उसका धर्म कैसा था, ठीक है ना। गुप्त काल में कौन कौन से धर्म को जो सो प्रमोट किया जा रहा था और गुप्त काल में कौन कौन से धर्म थे उसको देखेंगे। और यहाँ पे दर्शन कौन कौन सा था उसको भी देखेंगे, ठीक है ना, यानी धर्म को भी देखेंगे और उसके दर्शन को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस युग में यानी गुप्त युग में जो सो धार्मिक विविधता थी, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे किस काल में, गुप्त काल में। लेकिन ऐसा नहीं कि गुप्त काल में सिर्फ हिंदू धर्म को ही संरक्षित किया जा रहा था, ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षित किया जा रहा था, वैष्णव धर्म को ही संरक्षित किया जा रहा था, शैव धर्म को ही संरक्षित किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। इस काल में जिसको आपको धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे, जैसे जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ठीक है ना, जैन बौद्ध भक्ति मार्गी कर्म कांडी आधारित, ठीक है ना, तो वही सब था। जैसे कर्म कांड आधारित धर्म, भक्ति मार्ग आधारित धर्म, गैर मार्गी आधारित धर्म, ये तीनों जो सो उस काल में जो सो इस तीनों धर्म को जो सो उस काल में जनरली जो सो वरीयता थी, ठीक है ना, मतलब ये तीनों जो सो केंद्र में थे। लेकिन बाकी और भी धर्म थे, ठीक है ना, जैसे हमने बहुत बताया ना, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब धर्म जो सो आपको देखने को मिलेंगे। फिर बोला जा रहा है यार तीनों जो सो ब्राह्मण धर्म की श्रेणी में आता है। कौन ये तीनों, मतलब हिंदू धर्म की श्रेणी में आता है ये तीनों आज। फिर बोला जा रहा है भक्ति मार्ग में धर्म, भक्ति मार्गी धर्म में सबसे लोकप्रिय धर्म था, ठीक है ना, जो हमारा भक्ति मार्गी धर्म है वो जो सो हमारा सबसे लोकप्रिय धर्म था किस काल का, गुप्त काल का। फिर बोला जा रहा है भागवत धर्म, ठीक है ना, जो हमारा भागवत यानी जो हमारे विष्णु जी को मानते हैं वो धर्म जो सो लोकप्रिय था किस काल में, गुप्त काल में। मतलब ये दोनों धर्म ही जो सो गुप्त काल में लोकप्रिय था। कौन कौन, भक्ति मार्गी धर्म और एक भागवत धर्म, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है शैव धर्म, गणपति धर्म, सूर्य पूजा, यह सब भी आपको जो सो नजर आएगा किस काल में, गुप्त काल में। तो इसीलिए हमने जैसे आपने बोला कि इस काल में जो सो आपको धार्मिक विविधता नजर आएगी। फिर बोला जा रहा है श्रमण धर्म की दशा अच्छी थी, ठीक है ना, श्रमण धर्म का मतलब क्या है, जिसमें जैन बौद्ध आजीवक ये सब धर्म आते हैं, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है श्रमण धर्म के भी, श्रमण धर्म की दशा भी अच्छी थी, मतलब किसी के ऊपर भी जैसो अन्याय नहीं किया जाता था, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है लेकिन केंद्र में जैसो ब्राह्मण धर्म था, ठीक ना। हमने पहले बताया कि सभी धर्मों को जो सो विविधता थी, सभी धर्मों की जो सो अधिकार था, सभी धर्मों को जो सो स्वतंत्रता थी, लेकिन केंद्र में जो सो हमारा ब्राह्मण धर्म था, ठीक है ना, मतलब उसको जो सो वरीयता प्राप्त थी। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है भक्ति मार्गी का सबसे लोकप्रिय देवता, ठीक है ना, जो भक्ति मार्गी धर्म है तो उस धर्म का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था, तो उसका सबसे लोकप्रिय देवता था हमारा विष्णु देवता, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है गुप्त काल में 1 लाख श्लोकों वाला साहित्य तैयार हुआ, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि जो गुप्त काल है उसमें जो सो 1 लाख श्लोकों वाला साहित्य तैयार हुआ जिसे महाभारत नाम दिया गया, ठीक है ना, मतलब महाभारत का पूरी तरह से रचना जो सो गुप्त काल में ही हुआ, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है इस काल में जो सो आपको पुराण का लेखन हुआ, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि इस काल में जो सो पुराण का लेखन हुआ और यह वेद का समकालीन था, ठीक है ना। तो इस काल में जो सो पुराण का भी लेखन हुआ और यह वेद का समकालीन था। अब देखिए पुराण के लेखक में जो सो जनरली 3 लोगों का नाम आता है, ठीक है ना, कि पुराण के जो लेखक है उसमें जनरली 3 लोगों का नाम आता है। वेद व्यास का भी नाम आता है, लोमहर्ष का भी नाम आता है
उग्र श्रवा का भी नाम आता है। किसका नाम? उग्र श्रवा। फिर बोला जा रहा है पुराण के अंतर्गत जो सो 18 महापुराण आते हैं, ठीक ना। जो पुराण है उसके अंतर्गत जो सो आपको 18 महापुराण देखने को मिलेंगे, ठीक ना। मतलब पुराण के अंतर्गत 18 महापुराण आते हैं। फिर बोला जा रहा है महापुराण जो सो, ठीक ना, महापुराण जो सो हमारा है वो हमारा वैष्णव, ब्रह्म, शैव या देवी शक्ति को समर्पित है, ठीक ना। जो महापुराण है वो किसको समर्पित है? तो वो हमारा वैष्णव को समर्पित है, ब्रह्म को समर्पित है, शैव को समर्पित है या फिर देवी शक्ति को समर्पित है। फिर बोला जा रहा है जो सिर्फ ब्रह्मा को समर्पित है, ठीक ना। तो सिर्फ ब्रह्मा को कौन समर्पित है? तो सिर्फ ब्रह्मा को हमारा ब्रह्म पुराण समर्पित है। फिर बोला जा रहा है सिर्फ देवी शक्ति को समर्पित है, तो सिर्फ देवी शक्ति को कौन समर्पित है? तो वो हमारा मार्कंड पुराण है, ठीक ना। मार्कंड पुराण सिर्फ देवी शक्ति को समर्पित है। एक सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा, ठीक ना। कौन सा सॉन्ग? आई गिरी नंदिनी सॉन्ग, ठीक है ना। कौन सा सॉन्ग? आई गिरी नंदिनी। और ये जो सॉन्ग है वो जो सो हमारा मार्कंड पुराण से लिया गया है। पूछा जाएगा कभी भी, जो आपसे पूछा जाएगा कि जो आई गिरी नंदिनी सॉन्ग है वो कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये सॉन्ग हमारा मार्कंड पुराण से लिया गया। आप जो इस सॉन्ग को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, आई गिरी नंदिनी, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है बाकी पुराण जो या तो वैष्णव धर्म को समर्पित है या तो शैव धर्म को, ठीक है ना। बाकी पुराण जो है वो किसको समर्पित है? या तो वैष्णव या तो शैव धर्म। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु धर्म को मानते हैं, ठीक है ना। और शैव का मतलब होता है जो शिव धर्म को मानते हैं। तो याद रखिएगा। फिर बोला जाए पुराण में जो सो प्राय 5 अध्याय होते थे, ठीक ना। मतलब पुराण में जो सो जनरली कितने अध्याय होते हैं? तो 5 अध्याय होते हैं। फिर बोला जा रहा है पुराण में नजर आता है, क्या क्या नजर आता है? तो देखिए पुराण में नजर आता है आपको सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय कैसे होगा सो नजर आएगा, देवताओं की उत्पत्ति नजर आपको आएगा, ऋषियों की उत्पत्ति नजर आपको इसी में आएगा, मानव की उत्पत्ति आपको इसी में नजर आएगा। फिर वंशानुचरित भी जो सो आपको इसी में नजर आएगा। तो पुराण में जो सो यह सारे आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। और वंशानुचरित, ठीक ना, जो वंशानुचरित है इसका संबंध किससे? तो वंशानुचरित का संबंध हमारा इतिहास से है, गुप्त काल से है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा भक्ति मार्गी धर्म, ठीक है ना। जो भक्ति मार्गी धर्म है उसमें जो सो त्रिमूर्ति का विचार उभरा है, ठीक है ना। तो जो हमारा भक्ति मार्गी धर्म है उसी में जो सो सबसे पहली बार जो सो त्रिमूर्ति का विचार उभरा है। कौन कौन सा, किसका विचार उभरा है पहली बार? त्रिमूर्ति का विचार, याद रखिएगा। और ये जो हमारा त्रिमूर्ति है उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें जो सो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश आता है, ठीक है ना। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा पंचायतन, ठीक है ना। पंचायतन, तो पंचायतन का मतलब क्या होता है? तो पंचायतन का मतलब होता है एक ही मंदिर में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि पंचायतन का मतलब होता है कि एक ही मंदिर में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें किसी एक देवता की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अर्थात इसमें किसी एक देवता को वरीयता प्राप्त होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक मंदिर का कैंपस है, ठीक है ना। क्या है? एक मंदिर का कैंपस है और इसमें जो सो 5 देवी है, ठीक है ना। या तो 5 देवता है, ठीक है ना। 5 देवता है या फिर मान लेते हैं कि 6 देवता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और बोला जा रहा है कि इसमें पूजा सभी की होती है, ठीक है ना। इस मंदिर में जो ये देवता है 6, इसमें पूजा सभी की होती है, लेकिन प्रधानता जो सो सिर्फ एक ही को प्राप्त है, ठीक है ना। मतलब वरीयता सिर्फ एक ही किसी देवता को प्राप्त है, ठीक है ना। पूजा तो सभी की होती है लेकिन वरीयता जो सो किसी एक को ही प्राप्त है, यही बोला जा रहा है पंचायतन का मतलब होता है। तो याद रखिएगा पंचायतन का मतलब वही होता है कि एक मंदिर में मूर्तियां या फिर देवता तो अनेक होते हैं, लेकिन उसमें से किसी को वरीयता किसी एक को ही प्राप्त होती है, सभी को जो वरीयता प्राप्त नहीं होती। मतलब केंद्र में कोई एक ही होता है, केंद्र में सब नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है गुप्त काल से हमें तंत्रवाद का विकास होता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। गुप्त काल से हमें किसका नजर गुप्त काल से हमको किसकी जानकारी भी मिलती है? तो गुप्त काल से हमको तंत्रवाद का विकास, तंत्रवाद का उभार होता हुआ भी नजर आएगा। ये तंत्रवाद क्या है? तो इसकी जो सो डिस्कशन हम लोग मध्यकाल में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि राजा की धार्मिक नीति, ठीक है ना। तो राजा की धार्मिक नीति उदार थी, हमने पहले ही बताया कि राजा की धार्मिक नीति उदार थी। सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभी धर्मों की विविधता थी, ठीक है ना। सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना। आपको किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सभी को जो सो समानता प्राप्त है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको जो सो ज्यादा छूट है और इसको जो सो कम छूट है, सभी को जो सो समानता प्राप्त है। तथा सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस धर्म के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और उस धर्म के लोगों को जो सो दबाए धमकाए जा रहा है, या फिर उस धर्म को जो सो विनाश किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त था। लेकिन ब्राह्मण धर्म या फिर जो हमारा आर्य संस्कृति है उसको जो सो केंद्रीय प्राप्त, केंद्रीय मतलब वरीयता प्राप्ति। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो गुप्त काल की धार्मिक नीति वो हमारा उदार थी,
लेकिन स्वतंत्रता भी सबको प्राप्त थी, लेकिन केंद्र में या फिर वो रहता है जो सो हमारा ब्राह्मण धर्म को ही प्राप्त थी। तो ये था हमारा गुप्त काल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोगों ने गुप्त काल के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पोस्ट गुप्त, ठीक है ना। कौन से टॉपिक में? गुप्त पोस्ट गुप्त एज में, पोस्ट गुप्त एज में। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो सो गुप्त एज को कंप्लीट किया। अब जो सो हम लोग गुप्त एज के बाद के टॉपिक को कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो सो आप सभी को जय हिंद।